डियर स्टूडेंट, आज हम ब्रायोफाइट्स की जनरल स्टडी करेंगे और उनके जो भी जनरल कैरेक्टर्स हैं उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। और ब्रायोफाइट्स को पढ़ने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो थैलोफाइट्स हैं, जो कि हमने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, उनसे वो किस तरीके से डिफरेंट हैं। तो बायोम क्लासेज जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट्स जो हैं, चूँकि हम थैलोफाइट्स तक का जनरल डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो ब्रायो मीन्स होता है मॉस। जब भी हम ब्रायोफाइट्स वर्ड हमारे सामने आता है तो हमारे सामने एक ऐसी इमेज आती है जिसमें ना तो लीफ प्रॉपर हमें डिफरेंशिएट दिख रहा है, ना हमें स्टेम क्लियर उसमें दिखता है, और ना ही हमें उसमें रूट्स। तो ना तो वो पूरी तरीके से थैलस होते हैं और ना ही वो पूरी तरीके से प्लांट्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि थैलोफाइट्स में जो हमने थैलस स्ट्रक्चर देखी थी, वो थैलस स्ट्रक्चर अब आगे की तरफ जब एवोल्यूशन बढ़ रहा है तो वो ट्री बनने की कोशिश में थोड़ा सा ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये प्लांट जैसे थैलोफाइट जो हैं वो मोस्टली हमने वाटर में देखे थे, एक्वाटिक हैबिटेट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो थोड़ा सा पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फर्स्ट लैंड प्लांट हैं, ज़मीन पे आने वाले वो फर्स्ट प्लांट हैं। और इसमें हम उनके जनरल कैरेक्टर देखेंगे। तो ये कुछ ब्रायोफाइट्स की कुछ इमेज मैंने यहाँ पे ली हैं। जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे इस इमेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस इमेज में ना तो आपको लीफ दिख रहा है, ना आपको प्रॉपर स्टेम दिख रहा है, और ना आपको रूट्स दिख रहा है। फिर दूसरे कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनको आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। यहाँ भी देखिए कुछ स्टेम, लीफ, रूट का डिफरेंशिएशन यहाँ भी बहुत क्लियर नहीं है। आगे जब चलते हैं तो यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको लीफ लाइक कुछ क्लियर दिखने लगा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते, इनिशियल स्टेज में होते हैं। तो क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो ब्रायोफाइट्स जब भी कभी आपके सामने शब्द आए, ये टर्मिनोलॉजी जब भी कभी आपके सामने आए, तो आप एक ऐसी इमेज अपने सामने डेवलप कीजिए जिसमें ना तो क्लियर लीफ हैं, ना क्लियर स्टेम है, और ना ही उसमें रूट्स हैं। मतलब वो पूरी तरीके से थैलस भी नहीं है और वो पूरी तरीके से हायर प्लांट्स की तरह भी नहीं अपीयर हो रहा है। वो थैलस से आगे की तरफ बढ़ा है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एवोल्यूशन एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। तो यहाँ पे जब हम ब्रायोफाइट्स की जनरल स्टडी अगर करें और इसके अगर जनरल कैरेक्टर्स हम स्टडी करें, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी, और स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। हेडविग यूजुअली फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कंसीडर होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स को लेके कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो केवर्स को भी फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कंसीडर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल फादर ऑफ ब्रायोलॉजी को लेके दो कंसेप्ट हैं। कुछ लोग जो हैं हेडविग को मानते हैं, और कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो केवर्स को मानते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर हम फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी की बात करें तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप जो हैं उनका नाम आता है। उनका ब्रायोफाइट्स में काफ़ी काम रहा है। प्रोफेसर शिवराम कश्यप को इसीलिए फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी माना गया है। ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट लैंड प्लांट कंसीडर किया गया है। ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस किया ही हूँ कि जो थैलोफाइट्स थे वो मोस्टली वाटर में पाए जाते थे। तो एवोल्यूशन जो है वो वाटर से अब लैंड की तरफ जा रहा है, और इसी सीक्वेंस में पहली बार जो प्लांट लैंड पे सक्सेसफुल तरीके से, मतलब सक्सेसफुल तो टर्मिनोलॉजी यहाँ गलत रहेगा, वो आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली बार ज़मीन पे जो प्लांट डेवलप हुए वो ब्रायोफाइट्स थे, इसीलिए फर्स्ट लैंड प्लांट कंसीडर होते हैं। ये जो है, इट इज़ बिलीव दैट दीज आर इवॉल्व फ्रॉम एक्वाटिक प्लांट। और ये कौन से एक्वाटिक प्लांट होंगे, ये हमें यहाँ
थैलोफाइट्स का नाम ध्यान रखना है कि ऐसा साइंस में ये मतलब माना गया है कि इनका जो एवोल्यूशन है वो थैलोफाइट से हुआ है। इनको एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है, एम्फीबियन प्लांट। एम्फीबिया हम जब एनिमल्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये ज़मीन पे और वाटर दोनों में रहते हैं। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इनमें जिनकी वजह से इनको एम्फीबियन प्लांट माना गया है? तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो एम्फीबियन प्लांट्स हैं इनको क्यों माना गया? बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर रिप्रोडक्शन फेज। मतलब नॉर्मली जो इनकी फेज है, वेजिटेटिव जो फेज है, उसके लिए तो वाटर नहीं चाहिए, वो यूजुअली मॉइस्चर वाले इलाके में ये पाए जाते हैं। लेकिन जब बात रिप्रोडक्शन की आती है तो इनके लिए वाटर मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ ये शब्द वाटर है, इसीलिए ये ज़मीन पे भी हैं और रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे भी डिपेंडेंट हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियन प्लांट कंसीडर किया गया है। नॉट डेवलप्ड लैंड, इनको कम्प्लीटली डेवलप्ड लैंड प्लांट नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि यहाँ पे दो कारण हैं। एक तो इसमें कंप्लीट स्टेम, रूट एंड लीफ नहीं पाए जाते, कंप्लीट डेवलप्ड ये पार्ट नहीं पाए जाते। रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। लाइक मीन्स दे अपीयर टू बी लाइक दैट बट एक्चुअली दे आर नॉट। मतलब एक्चुअल में ये माना, वो ऐसा अपीयरेंस आता है लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। और यहाँ पे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम राइजॉइड्स कहते हैं। दूसरा, इनका जो प्लांट बॉडी है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू हैं उनमें पाए जाते हैं, और यही टिश्यू वाटर और मिनरल मतलब इनका जो एब्जॉर्प्शन है, ये अपनी ज़रूरतें जो हैं पानी की और जितना भी एब्जॉर्बेंस इनको करना है मिनरल्स का, वो अपना जो भी सरफेस इनका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है उस सरफेस से ये कम्प्लीटली उस सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। ये मतलब रूट लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं राइजॉइड्स, ये टोटली उन पर डिपेंडेंट नहीं हैं एब्जॉर्बेंस के लिए। ये जो है रिमेनिंग ऑफ राइजॉइड्स ऑल्सो, जो बाकी का जो पार्ट है उससे भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब ऐसा ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनमें पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। मतलब इनका जो पूरा थैलॉइड बॉडी है, मतलब ये थैलस जैसा जो बॉडी है इनका, मतलब उनको थैलस नहीं कहते लेकिन जिस तरीके का इनका जो बॉडी है थैलस लाइक, वो पूरा का पूरा पैरेन्काइमा सेल्स से बना होता है। यहाँ पे जैसा कि हमने डिस्कस किया, रूट्स नहीं होती और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हाइट इनकी नहीं पाई जाती। तो उसके दो कारण हैं। देखिए, ब्रायोफाइट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाइट वाले नहीं होते। उसका कारण ये है कि एक तो इनमें, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया, कि यहाँ पैरेन्काइमा टिश्यू ही पाए जाते हैं, और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी नहीं कर सकते। और दूसरा, बहुत ज़्यादा जब ये बर्डन कैरी नहीं कर सकते तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ेगी उस पर बर्डन बढ़ेगा, और जो बेसमेंट वाले टिश्यू हैं उनको हार्ड होना पड़ेगा ताकि उनके ऊपर जो बर्डन है, जो वजन आ रहा है, वेट आ रहा है, उसको वे कैरी कर सकें। और इस तरह का हार्ड टिश्यू यहाँ नहीं पाया जाता। तो पहला कारण तो ये है इनकी बहुत लो हाइट होने का। दूसरा कारण ये है कि इनमें वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, और वैस्कुलर टिश्यू ही मिनरल्स, वाटर्स, फूड इनका लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो जब वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो अगर इनकी हाइट ज़्यादा होती तो किस तरीके से इनमें वो सारा ट्रांसपोर्ट होता, ये एक प्रॉब्लम रहती। इसीलिए नेचर में जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें ये देखा गया है कि यहाँ पे इस तरीके की जो लो हाइट रखी गई है वो इन दो कारणों से मेनली रखी गई है। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है, और ये टर्मिनोलॉजी है सियोफाइट्स, और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। सियोफाइट्स कहते हैं वो प्लांट जो मॉइस्चर वाले इलाके में पाए जाते हैं, जो छायादार इलाके में पाए जाते हैं। जो जैसे आप कुछ ऐसे एरिया में जाते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पाई जाती है, और इस तरीके के इलाकों में पेड़ों के नीचे या घने जंगलों में जहाँ मॉइस्चर और छायादार एरिया पाए जाते हैं, वहाँ ख़ास तौर से ये ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। इनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है, और ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे
बायोलॉजिकल वर्ल्ड में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कभी कमिंग स्लाइड्स में मैं इसको डिस्कस करूँगा कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड किस तरीके से चेंज होते हैं सीक्वेंसली, लेकिन यहाँ पे बस आप एक चीज़ याद रखिए कि जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं वो गैमेटोफाइट होते हैं, वो गैमेट्स बनाते हैं, और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, वो स्पोर बनाते हैं। तो ये यहाँ पे चूँकि ये हैप्लॉइड हैं इसीलिए इनका जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट जो आपको आंखों से दिख रहा है, तो मेन जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट कंसीडर होता है। यहाँ पे तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल बहुत ज़्यादा कॉमन इनमें पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि एडवर्स कंडीशन में यूजुअली ये फॉलो करते हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि इनका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है इसीलिए मेन प्लांट बॉडी में गैमेटेंजियम पाए जाएंगे। और गैमेटेंजियम यहाँ पे देखिए, ये हमेशा एक टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए कि जो गैमेटोफाइट होता है वहाँ गैमेटेंजियम मिलती हैं और जो स्पोरोफाइट होता है वहाँ स्पोरेंजियम मिलती हैं। और गैमेटेंजियम दो तरीके के हैं, मेल गैमेटेंजियम, फीमेल गैमेटेंजियम। स्पोरेंजियम जो कि स्पोरोफाइट में पाई जाती हैं वो भी दो तरीके की पाई जाएंगी आगे चल के, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। तो अब जो गैमेटेंजियम है वो गैमेट्स बनाती हैं, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स मेल गैमेटेंजियम बनाएगी और मेल गैमेटेंजियम को यहाँ पे कहते हैं एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल गैमेटेंजियम को यहाँ पे बोलते हैं आर्कीगोनियम। तो ये वर्ड ज़रूर याद रखना है। और स्पोरोफाइटिक अगर ये बॉडी होता तो क्या कहते हैं इसको? तो स्पोरोफाइटिक बॉडी होता तो इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, जो स्ट्रक्चर स्पोर बनाए, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम फिर आगे चल के दो तरह की हो सकती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम ये हमेशा ध्यान रखना है। ये टर्मिनोलॉजी बच्चे को अक्सर कंफ्यूज करती है कि कहाँ एंथ्रीडियम आएगा, कहाँ आर्कीगोनियम आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर मेल गैमेटेंजियम जिसको हम कहें, अब इसको गैमेटेंजियम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये गैमेटोफाइट में पाया जा रहा है। और इसको गैमेटोफाइट क्यों कहेंगे मेन प्लांट बॉडी को? क्योंकि ये प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड बॉडी होने के कारण इसको गैमेटोफाइट कहेंगे। और यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा वो मेल और फीमेल अलग अलग होगा। अगर वो दो तरीके से पाए जाते हैं तो अगर मेल और फीमेल एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं तो वो अलग केस है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो गैमेटोफाइट में गैमेटेंजियम बनेंगे, उनको सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने कुछ जनरल कैरेक्टर्स इनके देखे ब्रायोफाइट्स के। अब अगर मैं थोड़ा सा लाइट अगर गैमेटेंजियम पे डालूँ कि वही जो गैमेटेंजियम है वो गैमेटेंजियम किस तरीके की स्ट्रक्चर्स फॉलो करती हैं, क्योंकि आगे चल के हमें ये थोड़ा सा इनकी लाइफ साइकिल और ये सारा कुछ डिस्कस करना है, तो हमारे लिए थोड़ा सा जनरल स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना ज़रूरी हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन या मेल गैमेटेंजियम की। यहाँ पे रिक्सिया जो कि एक हेपेटिक मतलब लीवर वर्ड्स है, आगे हम इसके क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो यहाँ उसका मेल सेक्स ऑर्गन या मेल गैमेटेंजियम, देखिए जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ मेल सेक्स ऑर्गन या गैमेटेंजियम तो उस सिनोनिम्स हैं दोनों वर्ड, उनका मतलब एक ही होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है, और ये सिर्फ यही नहीं है ये वर्ड सिनोनिम्स, ये थ्रू आउट द बायोलॉजी जो है आपको ध्यान रखना है कि प्लांट बायोलॉजी में जब भी कभी सेक्स ऑर्गन वर्ड यूज होता है तो वो गैमेटेंजियम के लिए यूज होता है। और वो गैमेटेंजियम मेल और फीमेल होगी। मेल सेक्स ऑर्गन को मेल गैमेटेंजियम कहते हैं और मेल गैमेटेंजियम ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडियम है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम है और ब्रायोफाइट्स में अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो मेल सेक्स ऑर्गन में जब भी हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो हम पाएंगे, ये ज़रा इस डायग्राम पे थोड़ा सा नज़र डालिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भाई सेंटर में एक पर्टिकुलर फर्टाइल सेल्स हैं और ये फर्टाइल सेल्स एक लेयर से घिरे हुए हैं जिसको जैकेट लेयर कहते हैं। और ये जो जैकेट लेयर होती है
ये अंदर भरे हुए टिश्यू को प्रोटेक्ट करती हैं। अब चूंकि इसका काम प्रोटेक्शन का है तो इसको तो गैमेट फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये लेयर कैसी होती है, स्टेराइल होती है। इसके अंदर जो है फर्टाइल सेल्स भरी हुई होती हैं, और ये फर्टाइल सेल्स जो हैं आगे चल के क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। क्या बनाएगी, गैमेट्स। ये जो गैमेट्स होते हैं ये गैमेटेंजियम में बन रहे हैं, और ये गैमेटेंजियम जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है, इसीलिए गैमेट्स भी कैसे हुए, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले हुए। इसका मतलब गैमेट्स में यहाँ जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनको हम गैमेट्स कह रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, n होंगे। अगर कोई आपसे पूछता है क्यों होंगे n, तो आपका जवाब ये होगा कि जो गैमेटेंजियम है वो गैमेटोफाइट्स में बनती हैं, और गैमेटोफाइट्स हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसमें क्रोमोसोम ऑलरेडी आधे हैं वो और हाफ नहीं करेगा क्रोमोसोम को। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस होगी। कभी एक चीज़ और हमेशा याद रखना, कभी भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन संभव ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो ये जो टिश्यू भरे हुए हैं ये हैप्लॉइड हैं, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगा। तो कहने का मतलब है कि जो एंथ्रीडियम है वो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स बनाएंगे वो माइटोसिस से बनाएंगे, और उन मेल गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, n होगी। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा आप एंथ्रीडियम का देख रहे हो, टॉप पार्ट। इस टॉप पार्ट पे 2 सेल्स पाई जाती हैं यूजुअली, उन सेल्स को कहते हैं कैप सेल्स। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिजॉल्व हो गई हैं वो सेल, यूजुअली यहाँ पे वो 2 सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो 2 सेल्स होती हैं जब ये इमैच्योर होती हैं तो इमैच्योर कंडीशन में ये कंप्लीट इसको क्लोज करके रखती हैं, और जैसे ही एंथ्रीडियम जो है मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से जो ये सेल्स हैं ये हट जाती हैं, और हटते ही जैकेट भी वहाँ से फट जाता है, और ये जो अंदर स्पर्म बनेंगे, अंदर जो मेल गैमेट्स बनेंगे वो पानी में रिलीज हो जाते हैं। और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। और इनके जो मेल गैमेट्स होते हैं उनकी बड़ी ख़ास बात है, इस तरीके का कॉमा शेप होते हैं वो, और उसमें 2 फ्लैजिला ऐसी लगी होती हैं, और इस तरीके का कॉमा शेप। तो ये जैसे उनकी कंप्लीट स्ट्रक्चर, इस तरीके का कॉमा जैसा स्ट्रक्चर्स होता है मेल गैमेट्स का ये, और उसमें आगे की तरफ ये जो मैंने जो 2 दिखाया है ये क्या होते हैं, उसमें फ्लैजिला होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेल गैमेट्स रिलीज होंगे वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं। बाईफ्लैजिलेट कहते हैं जिसमें 2 फ्लैजिला पाई जाएं और कॉमा शेप हो। मतलब जैसे इंग्लिश में या आप टर्म जो आप वर्ड लिखते हो तो वहाँ कभी भी कॉमा लगाते हो, तो कॉमा जैसी इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और उसमें टर्मिनल पार्ट पे 2 फ्लैजिला लगे होते हैं। तो ये इनकी जनरल स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर जो फर्टाइल टिश्यू हैं इनको एंड्रोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे ये हमने जो फर्टाइल सेल्स पढ़ी हैं इनका टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है वो एंड्रोसाइट्स है, ये ध्यान रखना, एंड्रोसाइट्स जो हैं। और किसी भी एंथ्रीडियम के बेसमेंट में उसको होल्ड करने के लिए स्टॉक पाया जाता है, ये जो स्टॉक है ये उसको होल्ड करता है, और इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं। ये जैकेट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जैकेट और इसका जो बाहर वाला पार्ट है इसके बीच में कैविटी भी है, ये कैविटी भी यहाँ पे एक पाई जाती है, बहुत ज़्यादा इसका फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर देखी। अब हम आते हैं आर्किगोनियम। जो एंथ्रीडियम है ये यूजुअली डिस्क, मतलब एक डिस्क जैसा होता है, जबकि जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम की अगर स्ट्रक्चर्स देखें तो आर्चिगोनियम जो है इसमें 2 मेन पार्ट होते हैं। देखिए पहला जो मेन पार्ट होता है वो होता है नेक पार्ट, गर्दन वाला पार्ट, और बेसमेंट वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं वेंटर, जहाँ पे एग सेल पाई जाती है। तो होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो ये फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, और इस फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर्स में जो
देखिए यहाँ पे भी स्टॉक पाया जाता है, आर्किगोनियम में भी स्टॉक पाया जाता है। ये जो बेसमेंट वाला पार्ट है आर्किगोनियम में, ये स्टॉक है। क्या है ये? स्टॉक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी स्टॉक पाया जाएगा, और ये जो स्टॉक है इसका भी फंक्शन सेम ही है जैसा फंक्शन ये एंथ्रीडियम में कर रहा था। इस स्टॉक के ऊपर जो है ये वेंटर रखा हुआ है। किसी भी आर्किगोनियम का बेसमेंट वाला फूला हुआ हिस्सा वेंटर कहलाता है, और इस वेंटर में एक्सेल रखी रहेगी। एक्सेल यहीं पे पाई जाती है, और वेंटर जो है वो नेक पार्ट के साथ जहाँ पे बाउंड्री बनाता है, यहाँ पे एक सेल और पाई जाती है, और इस सेल को कहते हैं VCC। VCC बोले तो वेंटर कैनाल सेल। और हमेशा ध्यान देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में, देखिए यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया गया वेंटर कैनाल सेल VCC। तो देखिए ये वेंटर वाला पार्ट है जो नेक वाले पार्ट के साथ यहाँ पे बाउंड्री बना रहा है। तो ये हमेशा नेक और वेंटर की बाउंड्री पे पाई जाती है, और अंदर का जो पार्ट है वो उधर की तरफ मिलेगी, और इसको हम क्या नाम देते हैं? वेंटर कैनाल सेल। वेंटर कैनाल सेल्स हमेशा संख्या में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक पाई गई है। इसकी संख्या कितनी होती है? एक। ये हमेशा ध्यान रखना। और वेंटर कैनाल सेल के ऊपर से जस्ट नेक्स्ट से आगे शुरू हो जाता है आर्किगोनियम का नेक वाला पार्ट। और आर्किगोनियम का जो नेक वाला पार्ट होता है, इसमें भी अंदर की तरफ जो है सेल्स भरी रहती हैं, खोखला नहीं होता है। इमेच्योर, जब ये प्री मैच्योर कंडीशन होती है इसकी, तो यहाँ पे भी सेल्स पाई जाती हैं, और इन सेल्स को कहते हैं NCC। NCC बोले तो नेक कैनाल सेल। और ये जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं ये एक से ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे देखिए ये दिखाया हुआ है नेक कैनाल सेल, और आप देख रहे हो यहाँ पे इस जोन में कितनी नेक कैनाल सेल हैं, जबकि वेंटर कैनाल सेल कितनी है? यहाँ पे एक ही है। तो कहने का मतलब है कि वेंटर कैनाल सेल हमेशा एक पाई जाएगी, और नेक कैनाल सेल्स एक से ज़्यादा होती हैं। जहाँ पे नेक कैनाल सेल्स ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे कैप्स, दो कवर सेल्स पाई जाती हैं, और इन कवर सेल्स का काम है इस नेक वाले पार्ट की ओपनिंग को बंद करके रखना। और इस तरह की स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ एंथ्रीडियम में भी देखी थी, जिनको हमने नाम अलग दिया था, कैप सेल्स नाम दिया था, और उसी तरह की स्ट्रक्चर्स हम यहाँ देख रहे हैं। इनको हमने क्या नाम दिया है? कवर सेल्स नाम दिया है। अब होता क्या है, जब आर्किगोनियम मैच्योर हो जाएगी तो कवर सेल्स यहाँ से हट जाती हैं, और ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं इस वाले पार्ट में जो भरी हुई हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं, वेंटर कैनाल सेल भी डीजनरेट हो जाती है, और ये पूरा रास्ता ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे नेचर ने क्या एक सिस्टम और किया है कि जब ये सेल्स डीजनरेट होती हैं तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये कुछ केमिकल्स भी रिलीज करती हैं, और वो जो केमिकल्स होते हैं वो यहाँ से रिलीज होने वाले मेल गैमेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और ये मेल गैमेट्स चूँकि पानी में रिलीज हो चुके हैं, ये मेल गैमेट्स केमिकल से अट्रैक्ट होके यहाँ पे आते हैं, और इस रास्ते से अगर हम थोड़ा सा क्लियर देखें तो देखिए यहाँ से मेल गैमेट्स रिलीज होगा और केमिकल से अट्रैक्ट होके, और वो इस रास्ते से, क्योंकि अभी अंदर की सेल्स जो हैं वो डिजनरेट हो चुकी हैं, तो ये ओपनिंग जो है खुल चुकी है, और यहाँ पे एग सेल्स के साथ वो फ्यूज कर जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रिप्रोडक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आता है रिप्रोडक्शन में, जूडियोगेमी, कि यहाँ ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जूडियोगेमी टाइप का है। आगे आप नोट्स में भी ये टर्मिनोलॉजी देखोगे। तो जूडियोगेमी का मतलब होता है, जू मीन्स एनिमल, कोई एनिमल सेल्स, और एनिमल सेल्स मूव करती हैं, ये उनकी एक प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो डियो मीन्स दो, जू मीन्स एनिमल की तरह मूव करने वाला, और गेमी मीन्स गैमेट्स, कि ऐसा गैमेट्स जिसमें दो फ्लैजिला हैं और जो गैमेट्स करके जा रहा है। तो कहने का मतलब है जूडियोगेमी उस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन को कहते हैं जहाँ पे मेल गैमेट्स खुद मूव करके जाए।
यहाँ पे मेल गैमेट्स को कोई लेके नहीं गया है, वो खुद मूव करके फ्लैजिला की सहायता से गया है। तो इस तरीके का अगर कहीं पे सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है तो उसको हम जूडियोगेमी टाइप कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। दो चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो एंथ्रीडियम है और जो आर्किगोनियम है, ये जो है थैलोफाइट्स में भी आपने ये वर्ड पढ़े हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि थैलोफाइट वाले एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम से ये कैसे डिफ़र है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि थैलोफाइट्स में जो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम आपने पढ़े थे वो यूनिसेलुलर थे और उनके बाहर की तरफ कोई ऐसे जैकेट नहीं पाया जा रहा था। यहाँ जिस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर पाई जा रही है, देखिए यहाँ पर नेक और ये वेंटर की जो सेल्स हैं ये एग के चारों तरफ एक लेयर बना के पाए जा रहे हैं। यहाँ भी जैकेट एक लेयर देखी है हमने। इस तरह की स्ट्रक्चर्स थैलोफाइट्स में नहीं होती, इसका मतलब वहाँ जैकेट नहीं पाया जाता, यहाँ जैकेट पाया जाता है। दूसरा, वहाँ पे हमने ये जो स्ट्रक्चर देखी थी ये सारी स्ट्रक्चर्स यूनिसेलुलर थी, मतलब वहाँ पे जो गैमेटेंजियम बन रहे थे, चाहे वो एंथ्रीडियम हो चाहे वो आर्किगोनियम हो, वो यूनिसेलुलर थे। जबकि ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमें ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स में ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ जो भी पॉइंट्स मेंशन हैं यूजुअली मैं डायग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे मेल गैमेट जो हैं वो मेल सेक्स ऑर्गन में ही बनते हैं, मोटाइल होते हैं। ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ये कॉमा शेप होते हैं और बाई फ्लैजिलेट होते हैं। और इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या होती है, एंथेरोजॉइट्स। यहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो एक्सेल कहलाती है या ऊस्पोर भी कहते हैं उनको। जैसे यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी इस डायग्राम में देखोगे तो एक्सेल या ऊस्पोर। ब्रायोफाइट्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो जूडियोगेमी टाइप का है। और जूडियोगेमी का वर्ड यूज होगा जब मेल गैमेट्स जो हैं वो फ्लैजिला की हेल्प से फ्लो करके जाएं और वो एक्सेल तक पहुँचें। उसके बाद यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है उसका जो फाइनल आउटकम है उसमें आपको जायगोट बनेगा और जायगोट जो है वो हमेशा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइफ साइकिल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइफ साइकिल के थ्रू हमें थोड़ा सा इसको समझने में हेल्प रहेगी। और लाइफ साइकिल को एक बार ब्रॉडली हम थोड़ा देखेंगे, फिर मैं जायगोट से आगे का पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए ये एंथ्रीडियम के अंदर जो सेल्स होती हैं वो एंड्रोसाइट और बाहर की तरफ जैकेट। यहाँ पे जो दो कैप सेल्स बताई थी ये लिखा हुआ है, यहाँ दो कैप सेल्स होती हैं, स्टॉक। आर्किगोनियम में भी मैंने जैसा डिस्कस किया कि कवर सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल्स, वेंटर। और ये जो पार्ट है ये कहलाता है नेक और बेसमेंट वाला जो पार्ट है ये कहलाता है वेंटर। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और वेंटर वाले पार्ट में ही एग सेल्स रखी हुई होती हैं। अभी जो है हम थोड़ा सा इसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल जो है किस तरीके से फॉलो होती है। देखिए इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो होता है गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट मेल और ये गैमेटोफाइट फीमेल। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपने मेल और फीमेल को अलग अलग लिखा है, क्या सारे ब्रायोफाइट्स ऐसे ही होते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो? ये ज़रूरी नहीं है। मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वो मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं। अब वो मोनोसियस कौन सा है, डायोसियस कौन सा है, तो जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रखना है कि वो मोनोसियस होगा या डायोसियस होगा, वो प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। अब यहाँ पे जो मेन प्लांट है वो है गैमेटोफाइट। तो ये हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड, ये होगा हैप्लॉइड। ये भी गैमेटोफाइट है तो ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड, n नंबर क्रोमोसोम। ये जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में क्या पाया जाएगा, गैमेटेंजियम पाया जाएगा। और मेल गैमेटेंजियम को हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम। और फीमेल गैमेटेंजियम को हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियम।
तो मेल जो गैमेटेंजियम है वो क्या बनाएगी, मेल गैमेट्स बनाएगी। मेल गैमेट्स यहाँ से रिलीज होंगे, देखिए ये रिलीज हो रहे हैं और ये कहाँ पहुँचेंगे, आर्किगोनियम में पहुँचेंगे। आर्किगोनियम के अंदर जो है एग सेल्स रखी हुई है, वेंटर वाले पार्ट में ये रखी, और यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन होगा। और ये फर्टिलाइजेशन जूडियोगेमी टाइप का होता है क्योंकि ये खुद मूव करके जा रहे हैं। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बनती है और इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जायगोट। इस जायगोट से आगे फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है और ये जायगोट आगे चल के डिप्लॉयड एक स्ट्रक्चर्स बनाता है इस तरीके से। अंदर से देखो ऐसे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनेगी। और ये स्ट्रक्चर्स जो है इससे अलग नहीं होती है, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान, ये इनका बड़ा ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि ये नीचे जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, वो बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट बॉडी थी, फीमेल। क्यों, अब ये जो आर्किगोनियम किसके अंदर था, गैमेटोफाइट के अंदर था। गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड। इसका मतलब ये बाहर की तरफ जो ये पार्ट दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये गैमेटोफाइट है, और इसके अंदर जो पार्ट डेवलप हो गया है वो क्या है, डिप्लॉयड है, इसको कहते हैं। और मैं इनिशियली आपको बताया था कि जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, ये इससे अलग नहीं होता है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो स्पोरोफाइट है ये अपनी ज़रूरतों के लिए ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होती है कि स्पोरोफाइट इज़ डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मतलब जो स्पोरोफाइट है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है, वो इस हैप्लॉयड स्ट्रक्चर पे, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होती है। और ये एक बहुत मेन कैरेक्टर है ब्रायोफाइट्स का, ये हमेशा याद रखना। जैसे देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर्स ये गैमेटोफाइट है, जैसे अगर हम इसको फ्रेश देखें, ये गैमेटोफाइट बॉडी थी, ये पहले से ही थी, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ और अंदर जो डेवलप जायगोट से हुआ है वो ये है। तो जो स्पोरोफाइट है वो किससे जुड़ा हुआ है, गैमेटोफाइट पे जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जो स्पोरोफाइट है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है, वो किस पे डिपेंडेंट है अपनी ज़रूरतों के लिए, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। और ये जो है ब्रायोफाइट का एक मेन कैरेक्टर है। अब स्पोरोफाइट डेवलप हो गया, स्पोरोफाइट में क्या पाया, इस पहले तो ये बताइए स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर कैसी होगी, 2n होगी। स्पोरोफाइट क्या बनाती है, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम पाए जाते हैं और स्पोरेंजियम जो है वो स्पोर बनाती है और स्पोर यहाँ पे जो बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं। इसीलिए यहाँ होने वाले मियोसिस को हम स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि देखिए यहाँ पे मियोसिस, जैसे थैलोफाइट्स में आपने मियोसिस देखा, थैलोफाइट्स में जो मियोसिस था वो जायगोट में हो रहा था, इसीलिए उसको जायगोटिक मियोसिस कहा। यहाँ पे देखिए जायगोट जो है उसमें मियोसिस नहीं हुआ है, वो माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनाया है। इसका मतलब जायगोट डिप्लॉयड होता था, आगे बढ़ने वाली भी स्ट्रक्चर कैसी हुई, डिप्लॉयड हुई। अब इसके अंदर स्पोरेंजियम डेवलप हुई, इस स्पोरेंजियम, ये वाली जो स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर जो है मियोसिस हुआ। अब चूँकि स्पोर फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस हो रहा है इसलिए इसको स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। ये स्पोर बनेंगे, ये स्पोर कैसी स्ट्रक्चर्स हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों, क्योंकि मियोसिस से बने हैं और ये आगे डेवलप होके फिर जो है फिर से क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे है, देखिए थैलोफाइट्स में ज़्यादा जो फेज पाई जा रही थी वो हैप्लॉइड फेज पाई जा रही थी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइफ का जो मेजर पार्ट है वो हैप्लॉइड में नहीं है, हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है, दोनों फेज यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस में पाई जा रही हैं। इसीलिए यहाँ पे जो लाइफ साइकिल पाई जाती है उसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को यहाँ पे बोला जाता है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे इसको, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। क्यों, क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉन्टिक हैप्लॉइड स्टेज में है, आगे चल के वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बनाता है स्पोरोफाइट, जो काफ़ी टाइम तक यहाँ मतलब वो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस लाइफ का काफ़ी हिस्सा वो रखती है। तो कहने का मतलब है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों ही फेज यहाँ लाइफ साइकिल में डोमिनेंट रूप से पाई जा रही हैं। इसलिए यहाँ पे जो लाइफ साइकिल फॉलो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, उसको हम हैप्लो डिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, राइट। जबकि थैलोफाइट्स में अगर हम ध्यान दें
तो थैलोफाइट्स में जो है मेजर जो पार्ट होता है वो हैप्लॉइड होता है, वहाँ पे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वर्ड यूज करते हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इसमें मेंशन नहीं हुई है। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो स्पोर्स बनते हैं, ये जो स्पोर्स हैं जो कि हमने वहाँ देखे थे, ये आगे चल के जो गैमेटोफाइट बनाते हैं ये दो रास्ते अपनाते हैं। देखिए ब्रायोफाइट जो है वो 3 तरीके के होते हैं। इसमें से जो टू टाइप्स हैं, जैसे लीवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स, आगे हम पढ़ेंगे, इनके अगर स्पोर बनते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधे जर्मिनेट हो जाते हैं और सीधे जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। लेकिन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, ये जो फेज हम पढ़ रहे हैं यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो होता क्या है कि जो लीवर वर्ड्स हैं और हॉर्न वर्ड्स हैं, ब्रायोफाइट्स के जो 2 टाइप हैं, यहाँ पे जो भी स्पोर बनेंगे स्पोरोफाइट के अंदर, वो स्पोर जो हैं डायरेक्ट जो है माइटोसिस फॉलो करेंगे और सीधे जो है गैमेटोफाइट बना देते हैं। लेकिन एक तीसरे टाइप के जो ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनको हम मॉस कहते हैं, इनमें क्या होता है कि ये जो स्पोर हैं ये सीधे गैमेटोफाइट नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होके एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं धागे जैसी, इसको कहते हैं प्रोटोनीमा। और इस प्रोटोनीमा में जैसे इस तरीके का ये फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है छोटे छोटे इस तरीके के बर्ड्स निकलते हैं, तो इसको तो हम प्रोटोनीमा कहेंगे। और इसमें जो साइड में ये जो बर्ड्स निकलते हैं, इन बर्ड्स को क्या कहेंगे हम, बर्ड ही कहेंगे, सॉरी। तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये बर्ड्स यहाँ से मान लो डिटैच हो गए किसी भी कारण से, तो ये ईच बर्ड्स आगे चल के एक नए गैमेटोफाइट को निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पे स्पोर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो लीवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स हैं, यहाँ स्पोरिक डेवलपमेंट कैसा पाया जाता है, तो यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जा रहा है, स्पोर सीधे डेवलप हो रहे हैं गैमेटोफाइट में। जबकि जो मॉस हैं यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जा रहा है, वो सीधे गैमेटोफाइट नहीं बना रहे हैं, वो जर्मिनेट होकर पहले एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं। प्रोटोनीमा से साइड में छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं और ये बर्ड्स किसी भी कारण से, हवा से, पानी से, किसी भी पैरों, मतलब कोई जानवर अगर वहाँ घूम रहा है उसके पैरों के फिजिकल डिस्ट्रैक्शन से, किसी भी कारण से ये यहाँ से डिटैच होके और आगे चल के एक नए गैमेटोफाइट का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ मॉस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। एक दूसरी चीज़ और ये याद रखनी है आपको कि ये जो मैंने एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ये पढ़ाए हैं, अक्सर कभी कभी कंपटीशन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं कि जैसे वेंटर है, एंट्रोसाइट है, नेक कैनाल सेल है, कवर सेल है, वेंटर कैनाल सेल है, इन टर्मिनोलॉजी को लेके वो क्रोमोसोम की संख्या पूछ लेते हैं। तो घबराइए नहीं, क्रोमोसोम की नंबर्स आपको याद नहीं करने हैं। वहाँ वो क्या करता है कि ये टर्मिनोलॉजी दे देगा और वो ये पूछता है कि इनमें जो है या तो जनरल कई बार ये पूछ लेता है कि गैमेटोफाइटिक पार्ट कौन सा है जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमने एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम में यूज की हैं, जितनी भी सेल्स हमने यहाँ पढ़ी हैं, वो सारी गैमेटोफाइट से कनेक्ट, मतलब गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर ही हम उनको पढ़ते हैं। और उनमें क्रोमोसोम की संख्या हमेशा हैप्लॉइड होती है, तो वहाँ क्रोमोसोम की संख्या वो नहीं देगा, वहाँ N, 2N, 3N, 4N इस तरीके से वो वहाँ पे ऑप्शंस देता है। तो आपको N पे क्लिक करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने नीट में और आगे जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो फॉर हायर एजुकेशन, वहाँ पर काफ़ी आते हैं। अब स्पोरोफाइट में इस तरह की क्या क्या सेल्स हैं जिनकी टर्मिनोलॉजी है वो हम आगे स्पोरोफाइटिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सब समझ में आया होगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर ये क्या ले आए अभी तो पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट हो ही गया है। देखिए अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये जो आपका जायगोट यहाँ पे बना था, ये जायगोट आगे स्पोरोफाइट में कैसे डेवलप हुआ है। यहाँ तो हमने बड़ा इजी उसको बोल दिया था कि ये जो जायगोट है ये डिप्लॉयड है और ये आगे चल के क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट बना रहा है। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि कैसे उसने ये स्पोरोफाइट बनाया, तो कैसे बनाया, राइट। क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नीट के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है यहाँ से इतना ज़्यादा डेप्थ वो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है।
बट फॉर हायर एजुकेशन में जो आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ के लिए आपको ये अक्सर ध्यान रखना है। तो ये होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से स्ट्रक्चर जो बनी उसका क्या नाम था, जाइगोट। ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड, ये है डिप्लॉइड। यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 2n होती है। अब ये जो जाइगोट है ये पहला जो डिवीज़न करेगा ये इस तरीके से वर्टिकल डिवीज़न करता है, और वर्टिकल डिवीज़न जब करेगा तो देखिए यहाँ पे डिवीज़न दो तरीके से होती है, या तो यूँ वर्टिकल डिवीज़न हो सकता है या यूँ भी हो सकता था। तो अगर यूँ होता तो हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पे जो डिवीज़न हुआ है ये वर्टिकल इस तरीके से हुआ है, तो वर्टिकल डिवीज़न से यहाँ पे 2 सेल स्टेज आ गई। अगला जो डिवीज़न हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो डिवीज़न है ये फर्स्ट डिवीज़न है। दूसरा जो डिवीज़न हुआ है तो पहले डिवीज़न से यहाँ कितनी सेल्स बन गई, टोटल 2 सेल, इसीलिए इसको 2 सेल स्टेज बोला गया है। ये सेकंड डिवीज़न जब हुआ तो सेकंड डिवीज़न हॉरिजॉन्टल हुआ, तो 2 सेल तो पहले से ही थी, उसमें एक हॉरिजॉन्टल डिवीज़न हुआ, तो टोटल कितनी सेल्स हो गई, 4 सेल। तो तीसरा जो डिवीज़न था वो भी वर्टिकल ही होता है, लेकिन वो वर्टिकल ये जो 4 सेल्स हैं इनके बैक साइड की तरफ होता है, इसीलिए आपको थर्ड डिवीज़न के बाद सेल्स की संख्या तो बढ़ेगी, 8 सेल स्टेज हो जाती है, लेकिन ये जो सेल की संख्या है सामने से फ्रंट से अगर आप देखोगे तो वो आपको 4 ही दिखाई देती हैं। वो इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि तीसरा जो वर्टिकल डिवीज़न होता है वो बैक मतलब सामने से आप उसको वो मतलब पीछे की तरफ हो रहा है, उसका प्लेन इस तरीके से डिफाइन होता है कि वो फ्रंट से आपको 4 ही सेल दिखेंगे। तो 8 सेल स्टेज हो गई। चौथा जो डिवीज़न हुआ, ये जाइगोट में जो डिवीज़न हो रहे हैं हम उसको पढ़ रहे हैं, तो चौथा जो डिवीज़न हुआ वो उसने 8 सेल से किस में कन्वर्ट कर दिया, इस जाइगोट को 16 सेल स्टेज में। और 16 सेल स्टेज, अच्छा ये एक चीज़ और यहाँ रखने वाली है कि जो फोर्थ डिवीज़न है ये पेरिक्लाइनल है, मतलब ये परिधि के रेस्पेक्टिव इस तरीके से होता है। तो इससे क्या हुआ, 8 सेल थी पहले, उसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ तो 8 सेल अंदर की तरफ बन गई, 8 सेल बाहर की तरफ बन गई, तो इससे 2 लेयर बन गई। तो जो बाहर की लेयर कहलाई वो एपिथीसियम कहलाई, और अंदर की जो लेयर कहलाई वो क्या कहलाई, एंडोथीसियम कहलाई। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको नीट में भी ध्यान रखनी है, एपिथीसियम और एंडोथीसियम। ये जो एपिथीसियम है ये बाहर की तरफ जो 8 सेल्स पाई जाती हैं उनको कहते हैं, और जो एंडोथीसियम है वो अंदर की तरफ जो 8 सेल्स हैं उनको कहते हैं। ठीक है, फिर आगे और फर्दर डिवीजन्स होते रहते हैं पेरिक्लाइनल और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, वो अब आपको याद नहीं रखने। और फाइनली उससे जो स्ट्रक्चर्स बन के आती है वो क्या कहलाती है, स्पोरोफाइट कहलाती है, और इसको हम पढ़ ही चुके हैं। अब थोड़ा सा स्पोरोफाइट को भी हम देखेंगे कि स्पोरोफाइट जो है वो किस तरीके की उसकी स्ट्रक्चर है। तो ये तो हमने स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट देखा, क्योंकि हमने लाइफ साइकिल में जो है वहाँ पे सीधा जो है हमने जाइगोट से सीधा यहाँ पे जाइगोट से हमने इसको सीधा यहाँ पे दिखा दिया था कि जाइगोट से। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है ये, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये जो मियोटिक जाइगोट में मियोटिक डिवीज़न होता नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, और माइटोटिक डिवीज़न से आगे चल के जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफाइट कहलाती है। पहला जो डिवीज़न होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, कितनी सेल्स बनेंगी, 2 सेल स्टेज बनेंगी। सेकंड और थर्ड जो डिवीजन्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, और जो फोर्थ डिवीज़न होगा वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा। ये देखिए, तो ये डिवीजन्स आपको हायर एजुकेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आप अगर IIT JEM या CSIR या इस तरीके के एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नीट में ये डिवीजन तो आपको याद नहीं रखने, लेकिन ये जो लेयर्स हैं ये आपको याद रखनी है कि एपिथीसियम और एंडोथीसियम, क्योंकि कई बार ये टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं आती है वहाँ पर। और 16 सेल स्टेज में वहाँ सेल 2 लेयर में अरेंज हो चुकी हैं, 8-8 सेल की 2 लेयर में, और ये जो लेयर है ये यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है, एपिथीसियम और एंडोथीसियम, राइट। तो एपिथीसियम और एंडोथीसियम इनका क्या काम है वो आगे हम देखेंगे। जो एपिथीसियम है जो कि बाहर की लेयर है ये आउटर लेयर कहलाती है, इसमें 8 सेल्स हैं, और अंदर की जो लेयर है इसमें भी 8 सेल्स हैं, और इसको हम एंडोथीसियम कहते हैं। ये जो एपिथीसियम है ये स्पोरोफाइट की वॉल बनाती है, और जो एंडोथीसियम है ये चूँकि अंदर पाई गई थी
और अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, स्पोर बनाने वाले टिश्यू पाए जाते हैं। तो इसका मतलब एंडोथीसियम लेयर जो है वो आगे चल के स्पोरोजिनस टिश्यू बना देती है, और स्पोरोजिनस टिश्यू ही आगे चल के स्पोर फॉर्मेशन में भाग लेंगे। और स्पोरोजिनस टिश्यू की सिंगल सेल्स को अगर हम देखें तो सिंगल सेल्स को हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर मदर सेल, SMC। और स्पोर मदर सेल ही आगे चल के किस में जाएगी, मियोटिक डिवीजन में जाएगी, और फाइनली हैप्लॉइड स्पोर बनाएगी। और हैप्लॉइड स्पोर फाइनली किसका डेवलपमेंट करेंगे, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट जो होते हैं वहाँ पे ये पॉइंट जैसा कि मैंने वहाँ डिस्कस किया, डायरेक्टली वहाँ पे स्पोर जो है वो गैमेटोफाइट बना देते हैं। लेकिन जो मॉस होते हैं वो पहले प्रोटोनीमा बनाएंगे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, और उससे बड निकलेगी, और ये बड आगे चल के वहाँ से डिटैच होगी, और फिर वो आगे चल के गैमेटोफाइट बॉडी बनाएगी। ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो ऊगैमस टाइप का माना जाता है। ऊगैमस मीन्स कि जो मेल गैमेट्स है वो बहुत छोटा है, मोटाइल है, और जो फीमेल गैमेट्स है एग सेल वो बहुत बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है। और स्पोरोफाइट जो है, ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनी है वो डिपेंडेंट होती है किस पे, गैमेटोफाइट पे, और ये ब्रायोफाइट्स का एक यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके क्या जनरल फीचर्स हैं, लाइफ साइकिल किस तरीके का फॉलो होता है, किस तरीके का वो गैमेटोफाइट है, किस तरीके का स्पोरोफाइट है। तो अगर एक बार फिर से हम ब्रॉडली देखें तो हमने देखा कि यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, आगे चल के वो गैमेट्स बनाती है, ये गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करेंगे, उससे जायगोट बनेगा, जायगोट डिप्लॉयड होता है, ये डिप्लॉयड जायगोट माइटोसिस से आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होती है, चूँकि वो जायगोट से बना है और माइटोसिस से बना है, और ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर आगे चल के क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी, और स्पोर जो हैं आगे चल के क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। और ये जो स्पोर हैं ये गैमेटोफाइट सीधे भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो जो दो टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं उसमें तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, जबकि जो मॉस हैं, जो मॉस टाइप के ब्रायोफाइट्स होते हैं वहाँ पे ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं स्पोर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अल्टरनेशन, अब चूंकि इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही फेज इक्वली पाई जा रही हैं, तो यहाँ लाइफ साइकिल जो जिस टाइप का है उसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक टाइप का कहते हैं। अब हमने गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर्स पहले देख ही ली थी। गैमेटोफाइट में जो जनरल अपीयरेंस है, दूसरा फिर उसमें जो गैमेटेंजियम पाए जा रहे हैं, चाहे वो मेल गैमेटेंजियम हो चाहे वो फीमेल गैमेटेंजियम हो, उनकी स्ट्रक्चर्स हमने देखी थी। थोड़ा सा हम स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेस करने पड़ सकते हैं। देखिए कोई भी स्पोरोफाइट जो होता है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है। किसी भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स को आप देखोगे तो ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अगर मैं आपको कोई स्पोरोफाइट दिखाऊं तो ये स्पोरोफाइट जो है यहाँ पे, हाँ आई थिंक, देखिए यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, इस स्पोरोफाइट में जो नीचे का पार्ट होता है वो सीटा कहलाता है, और जो ऊपर का पार्ट होता है जो स्पोर बनाता है वो कैप्सूल कहलाता है। और इन दोनों के बीच में सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया मैं, कि जो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें जो पार्ट गैमेटोफाइट से कनेक्ट करके रखता है वो फुट कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, फुट, क्योंकि कहीं भी किसी भी बेसमेंट में अगर आप खड़े हो तो आपके फुट ही तो उस बेसमेंट से आपको कनेक्ट करेंगे। तो ये स्पोरोफाइट का बेसमेंट वाला जो पार्ट है वो फुट, और जो बीच वाला पार्ट है वो सीटा, और जो अपर पार्ट है जो स्पोर का निर्माण करता है वो कहलाता है कैप्सूल। तो इसका मतलब कि कोई भी स्पोरोफाइट हो उसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। फुट जो कि उसको गैमेटोफाइट में अटैच करके रखे हुए हैं, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल वो पार्ट होता है जहाँ स्पोर बनते हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे सामने हैं, ये कैप्सूल की स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पे देखा, जो अपर पार्ट है जो स्पोर बना रहा है। क्योंकि फुट और सीटा में उस तरह की टर्मिनोलॉजी उतनी ज़्यादा है नहीं। तो देखिए किसी भी कैप्सूल को अगर आप देखोगे तो इस कैप्सूल में क्या होता है कि देखिए कैप्सूल का जो नीचे वाला पार्ट है वो सीटा कहलाता है, और सीटा के नीचे फुट पाया जाता है। ठीक है,
ये सीटा जो है, ये सीटा के ऊपर जो कैप्सूल रखा हुआ है, इसको अगर हम ट्रांसफर सेक्शंस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस अगर इसका स्टडी करें तो हम देखेंगे कि इसमें सेंटर में एक टिश्यू, देखो इस तरीके का कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये दिख रही है, इस तरीके का अंदर यहाँ पे कुछ टिश्यू भरे हुए हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो टिश्यू होते हैं ये स्टेराइल है, ये जो है फर्टिलाइज मतलब किसी भी तरह की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में भाग नहीं लेते, ये स्टेराइल है। इनको कॉल्यूमेला कहते हैं और ये डिप्लॉइड हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। दूसरा, इनके बाहर की तरफ जो हैं स्पोर सैक हैं, इनमें ये वाला जो पार्ट पाया जा रहा है ये वो पार्ट है जो स्पोरोजिनस टिश्यू से भरा हुआ है, और स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के क्या बनाएंगे? स्पोर बनाएंगे, तो वो इस पार्ट में बनते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही होगी, एन्यूलस। एन्यूलस क्या है ना, ये जैसे ये डायग्राम को देखो, इसके चारों तरफ इस तरीके का एक रिम जैसी स्ट्रक्चर्स है, राइट। तो ये जो रिम है ये एन्यूलस है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इसकी ओपनिंग है, ये चूँकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है तो आपको ये सर्कुलर नहीं दिख रही है, यहाँ देखो इस तरीके से सर्कुलर होती है रिंग। तो यहाँ इस कैप्सूल के अपर पार्ट पे कुछ सेल्स इस तरह की रिंग बना के रहती हैं, और इनका काम जो है वो स्पोर डिस्पर्सन में है, स्पोर को बाहर निकालने से जुड़ी हुई हैं। जब स्पोर बाहर निकलेंगे तो उनको रेगुलेट करना कि वो एक साथ ना निकल जाएं। तो इस तरह की यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम एन्यूलस कहते हैं। मतलब अब एन्यूलस को डिफ़ाइन कैसे करें, अगर डेफिनेशन इसकी दी जाए तो एन्यूलस को हम डिफ़ाइन करेंगे कि जो कैप्सूल पार्ट है, कैप्सूल पार्ट के ओपनिंग के आसपास कुछ सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती हैं, और ये स्पेशलाइज सेल एक रिंग बना के रहती हैं, और इस स्पेशलाइज रिंग का काम होता है स्पोर डिस्पर्सन से ये जुड़ी हुई हैं, इसी को कहते हैं एन्यूलस। इस एन्यूलस के बाहर की तरफ एक ढक्कन लगा हुआ है, इसको कहते हैं ऑपरकुलम। क्या कहते हैं? ऑपरकुलम। ठीक है। अब ये जब ढक्कन हट जाएगा तो ये जो स्पोर हैं ये रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और जब तक ये ढक्कन नहीं हटेगा तब तक ये स्पोर रिलीज नहीं होंगे। तो आप हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो कैप्सूल है वो उसके ऊपर की तरफ एक ढक्कन सा लगा रहता है, और मैच्योर होने पर ये ढक्कन यहाँ से गिर जाता है। जैसे देखिए यहाँ से ऑपरकुलम ये हटता हुआ और ये इस तरीके से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद भी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है। एक्चुअली हम जब भी इसको बोलते हैं कि ये ओपन होगा तो सीधा जो है यहाँ से जो स्पोर बने हुए थे वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक साथ रिलीज नहीं होते, क्योंकि वो कंटिन्यूस ओपनिंग नहीं है। रिम और ऑपरकुलम के बीच में देखो ये जैसे आप कोई जूस वूस निकालते हो, या फिर जैसे छलनी जैसी स्ट्रक्चर्स, इस तरह की एक दांत जैसी स्ट्रक्चर्स, जैसे हमारे दांत के भीतर अंदर कुछ फंस जाए और वो अगर बाहर निकले तो वो धीरे धीरे दांतों के बीच में होकर निकलेगा। जैसे हमारे मुंह में पानी भर लिया और हम दांत मुंह बंद कर लें तो हमारे मुंह से अगर पानी निकलेगा तो वो दांतों के बीच में होकर निकलेगा। तो उसी तरह की ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन गई हैं। तो जब ये ऑपरकुलम खुल जाता है तो यहाँ पे देखो ये रिंग है ही जिसको हम एन्यूलस कह रहे हैं, और यहाँ पे अंदर की तरफ दांते जैसे लगे हुए हैं। इन टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम पेरिस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टोम। देखो ये दांत जैसी स्ट्रक्चर इस तरीके से पाई जाती हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो ऑपरकुलम जब हटता है तो एक साथ जो है वो स्पोर ना गिर जाए, धीरे धीरे गिरे, तो स्पोर डिस्पर्सन को ये कंट्रोल करता है। तो एन्यूलस और पेरिस्टोम दोनों का काम स्पोर डिस्पर्सन से जुड़ा हुआ है, और जो ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे एन्यूलस कहते हैं। किसी भी कैप्सूल के सेंटर में स्टेराइल सेल्स का एक बंडल पाया जाता है, उसको कॉल्यूमेला कहते हैं, और इसके कॉल्यूमेला के बाहर जो है स्पोर सैक है जिसमें स्पोर बन रहे हैं, और इस तरीके से ये आगे आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के बाहर की तरफ ये जो एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, ये एपिडर्मिस। अब आप बोलोगे सर एपिडर्मिस में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा ये है
कि ये जो एपिडर्मिस है ये स्पोरोफाइट का पार्ट नहीं होती। एक्चुअली ये डायग्राम देख के हमें कैसा लग रहा है कि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, ये स्पोरोफाइट के चारों तरफ मौजूद ज़रूर है, लेकिन ये गैमेटोफाइट का पार्ट है। क्योंकि ये गैमेटोफाइट से के ऊपर रखा हुआ है ना, तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो बाहर की तरफ लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस, इसको कैलेप्ट्रा कहते हैं। ये वर्ड यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये कैलेप्ट्रा। और कैलेप्ट्रा के नीचे आपने देखा होगा एन लिखा हुआ है, बाकी सब पे 2n 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 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो कैलेप्ट्रा होती है ये एन होती है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट का हिस्सा है। और बाकी जो इसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी हैं वो सारी किसके हिस्से हैं? वो सारी की सारी जो है स्पोरोफाइट के हिस्से हैं। तो इस तरीके से आपको स्पोरोफाइट की कैप्सूल की स्ट्रक्चर्स में जो टर्मिनोलॉजी, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी आई हैं ये ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन वैसे ही आएगा कि क्रोमोसोम की संख्या या स्पोरोफाइट से जुड़ी है या गैमेटोफाइट से जुड़ी है या किससे जुड़ी है, तो इस तरीके के वो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। अगर हम ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन को देखें तो ब्रायोफाइट्स जो हैं इनको हमने 3 क्लासेज में बांटा गया है। तो और इसमें जो पहली क्लास है वो है हेपेटिकॉप्सिडा। कौन सी क्लास है? हेपेटिकॉप्सिडा। अब हेपेटिकॉप्सिडा जो है उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं अगर हम ये देखें तो देखिए पहले तो ये देखिए कि हेपेटिकॉप्सिडा क्यों बोला। हेपेटिक वर्ड यूज होता है लीवर जैसा, तो इनका जो गैमेटोफाइट बॉडी है वो लीवर लाइक दिखता है, मतलब उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो लीवर जैसा दिखता है। इसीलिए इस क्लास के अंदर पाए जाने वाले प्लांट, मतलब इस क्लास को जो नाम दिया गया है वो हेपेटिकॉप्सिडा नाम दिया गया है। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट बॉडी है जो कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होगी, और मेन अगर वो हैप्लॉइड है तो वो क्या होगी? गैमेटोफाइट होगी। तो जो गैमेटोफाइट है वहाँ पे रूट और स्टेम इस तरह की कोई स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती, उनकी स्ट्रक्चर थैलस जैसी होती हैं और उसमें राइजॉइड्स और स्केल्स ये पाए जाते हैं। अब देखिए राइजॉइड्स मैंने बताए ही हैं कि जो राइजॉइड्स होते हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, रूट जैसा अपीयरेंस देती हैं। तो जो थैलस है इनका, उसमें रूट जैसी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो राइजॉइड्स कहलाती हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो राइजॉइड्स होते हैं वो अनब्रांच होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब वो सिंगल सेल होती हैं, जबकि जो स्केल्स होते हैं ये स्केल्स यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इनका जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है वो थैलस जैसा होगा, थैलस लाइक होगा, और उसमें राइजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। राइजॉइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये यूनिसेलुलर होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं, जबकि स्केल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो देखिए स्केल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर और राइजॉइड यूनिसेलुलर। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट हैं, ये स्पोरोफाइट देखिए मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि कोई भी स्पोरोफाइट होगा यूजुअली उसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं, कैप्सूल, सीटा और फुट। तो जो कैप्सूल पार्ट है वो स्पोर बनाता है, सीटा जो है कैप्सूल को फुट से कनेक्ट करता है, और जो फुट है वो गैमेटोफाइट से अटैच रहता है, इट अटैच्ड इट विद गैमेटोफाइट। तो किसी भी ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट को अगर आप देखोगे तो वो आपको यूजुअली 3 पार्ट्स में आपको दिखेगा, कैप्सूल, सीटा और फुट, और उनका फंक्शंस भी बड़ा सिंपल सा है। और ये जो कैप्सूल की स्ट्रक्चर है ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में अभी डिटेल आपके साथ डिस्कस की है। अब होता क्या है कि जो हेपेटिकॉप्सिड है इसकी अगर हम कुछ मेंबर्स को देखें तो हम देखेंगे MRP, जैसे एक ट्रिक है, आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो उसका MRP चेक करते हो। तो हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर्स की ट्रिक है MRP, M फॉर मार्केंसिया, R फॉर रिक्सिया और P फॉर पोरेला, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि लीवर की MRP क्या है। लीवर की MRP मतलब हेपेटिकॉप्सिडा और MRP मतलब मार्केंसिया, रिक्सिया और पोरेला। तो देखिए इनका अगर आप थैलस देख रहे हो तो अगर मैं मार्केंसिया को देखूं
तो मार्केंसिया में ये उसका थैलस है बिल्कुल। क्या आप बता सकते हो इसमें लीफ और ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स कहाँ? बिल्कुल आप क्लियर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहे हो। ये पोरेला है, यहाँ भी आप नहीं बता पा रहे हो कि ये स्टेम है, लीफ है, क्या है। तो इसीलिए इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको थैलस लाइक बोला गया है, और उसमें रूट स्टेम ये क्लियर नहीं होते। और इनका बेसमेंट जो नीचे की तरफ, इसको अगर हटा के देखें तो नीचे की तरफ आपको स्केल्स और आपको राइजॉइड्स, रूट जैसी स्ट्रक्चर दिखेंगी। ये इस तरीके से यहाँ देखो नीचे की तरफ रूट जैसी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये लीवर वर्ड्स जो हैं, इनको हेपेटिकोप्सिडा को लीवर वर्ड्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो भी थैलस है वो इसमें जो है राइजॉइड्स और ये सब तो हमने डिस्कस कर ही लिया। गैमा कप को मैं आगे डिस्कस करूँगा और N3DO4 और इसको भी आगे मैं डिस्कस करूँगा अभी। तो ये जनरल यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से इनका अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है, हेपेटिकोप्सिडा का। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फुट, सीटा और कैप्सूल। और रिक्सिया का स्पोरोफाइट अगर हम देखें खास तौर से, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है कि इसको स्पोरोफाइट को सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पे फुट और सीटा नहीं पाए जाते, यहाँ पे सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया था कि भाई यूजुअली तीनों पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है रिक्सिया, यहाँ पे फुट और सीटा। जैसे हेपेटिकोप्सिडा जो है इसमें 3 पार्ट्स यूजुअली पाए जाते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। लेकिन रिक्सिया जो है इसके अंदर आपको सिर्फ कैप्सूल मिलेगा, यहाँ पे आपको फुट और सीटा नहीं मिलेगा, और यहाँ पे जो कैप्सूल है वो स्पोर फॉर्म करेगा। और ये फैक्ट जो है इन केस ऑफ रिक्सिया ओनली है। अब कैप्सूल जो है उसको और थोड़ा सा उसके डेवलपमेंट को जैसे हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो एंडोथीसियम है, क्योंकि मैंने जब मैं स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा रहा तो मैंने 2 लेयर बताई थी, एपिथीसियम और एंडोथीसियम। तो यहाँ पे जो एम्पीथीसियम है, जब इनका डेवलपमेंट हो रहा था तो ये स्पोरोफाइट वॉल बनाती है आगे चल के, और जो अंदर की तरफ लेयर थी 16 सेल स्टेज में, जिसको हमने एंडोथीसियम कहा था, ये यहाँ 3 तरह की स्ट्रक्चर्स बनाती है, स्पोर, नर्स सेल और इलेटर्स। अब ये क्या है ये हम देखेंगे आगे कि इन सम एंडोथीसियम सेल जब इनका डेवलपमेंट हो रहा था तो उस डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में कुछ एंडोथीसियम सेल जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये सेल जो हैं, कुछ सेल्स जो हैं नर्सिंग का काम करती हैं। नर्सिंग कहते हैं कि उनको जो है जो स्पोर बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन सही से मिल रहा है कि नहीं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, तो उस काम को अंजाम देने के लिए कुछ सेल्स एंडोथीसियम की कन्वर्ट हो जाती हैं, किसमें? नर्स सेल में। इसका मतलब नाम से ही जैसे क्लियर है, नर्स सेल। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि एंडोथीसियम से नर्स सेल बन रही हैं, तो नर्स सेल का काम क्या है? तो जो डेवलप स्पोर हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देना। उसके बाद जो नर्स सेल हैं, जब स्पोर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, स्पोर मैच्योर हो जाते हैं, तो होता क्या है, ये नर्स सेल इलेटर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये इलेटर्स क्या है? जो हमने स्पोर बने हैं अंदर इस कैप्सूल के अंदर, जब ऑपर कोलम जो उनका ढक्कन है वो हटेगा तो स्पोर बाहर निकलेंगे। तो स्पोर जो हैं वो स्पोर डिस्पर्सन जो है, ये जो इलेटर्स होते हैं ये स्पोर डिस्पर्सन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो स्पोर हैं ये इलेटर्स क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, चिपचिपे से होते हैं। तो चिपचिपे होने के कारण स्पोर इनसे चिपक जाते हैं और ये हवा से स्पोर को इधर उधर मूव कराते हैं। तो इसका मतलब स्पोर डिस्पर्सन से इनका फंक्शन जुड़ा हुआ है। तो देखिए आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो एंडोथीसियम है उससे अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू बना, स्पोरोजेनस टिश्यू से आगे चल के क्या बना, स्पोर। और जब स्पोर बन रहा था तो उसी में कुछ एंडोथीसियम सेल जो हैं किस में कन्वर्ट हो गई, नर्स सेल में, जिनका काम क्या था, स्पोर को न्यूट्रिशन देना। बाद में यही नर्स सेल किस में कन्वर्ट हो गई, इलेटर्स में, और ये इलेटर्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चिपचिपे से होते हैं और इनसे स्पोर चिपक जाते हैं और ये स्पोर को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराने में, डिस्पर्स कराने में हेल्प करते हैं, राइट। इस क्लास के कुछ मेंबर्स में एक और प्रॉपर्टी देखी गई है, और वो प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक स्पेशल टाइप की कप लाइक स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करती हैं, जिनको गैमा कप कहते हैं। और ये जो गैमा कप हैं
ये और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैमा कप की क्या प्रॉपर्टी है। ये अक्सर मेडिकल में तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो गैमा कप है वो ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और चूंकि वो ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो गैमा कप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद रखनी है। तो अब गैमा कप क्या होगा, कप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो अगर गैमेटोफाइट से डिटैच हो जाए, ये देखा गया है, तो वो एक नया गैमेटोफाइट बना देता है। इसीलिए गैमा कप का जो कंट्रीब्यूशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माना गया है, राइट। इस ग्रुप के हेपेटिकॉप्सिडा के जो हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, रेलिया, पोरेला, क्राइसथैलेमस, ये सारे जो हैं हेपेटिकॉप्सिडा के कुछ मेंबर्स हैं, राइट। यहाँ पे कभी कभी कुछ बुक्स में आपको दो टर्मिनोलॉजी मिलती हैं कि ट्रू इलेटर्स और फॉल्स इलेटर्स। अब इलेटर्स तो आपको समझा दिया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाता है कि ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कहीं ट्रू इलेटर्स वर्ड यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हेपेटिकॉप्सिडा में स्पोर और इलेटर्स वो दोनों एक ही सेल से बनते हैं, और वो सेल्स कौन सी है, एंडोथीसियम। इसीलिए यहाँ बनने वाले इलेटर्स को हम ट्रू इलेटर्स कहते हैं। और अगर स्पोर और इलेटर्स सेम सेल्स एंडोथीसियम से ना बने, कई बार ऐसा होता है कि जो स्पोर है वो एम्फीथीसियम से बनता है और इलेटर्स एंडोथीसियम से, आगे चल के देखेंगे हम अगले क्लास में, तो उसको हम ट्रू इलेटर्स नहीं कहेंगे, वहाँ हम फिर क्या वर्ड यूज करेंगे, फॉल्स इलेटर्स। तो आई होप कि अब आप ट्रू इलेटर्स और फॉल्स इलेटर्स का मतलब समझ सकते हो। तो हेपेटिकॉप्सिडा जो है उसको अगर मैं एक बार फिर से थोड़ा सा समराइज करूं, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो है इनका अपीयरेंस लीवर लाइक है, इसलिए हेपेटिकॉप्सिडा है। इनका जो स्पोरोफाइट है वो 3 पार्ट्स में यूजुअली डिवाइड है, फुट, सीटा और कैप्सूल। और रिक्सिया का इसमें एक्सेप्शन रिक्सिया है, जिसमें कि सिर्फ कैप्सूल पाया जा रहा है, फुट और सीटा नहीं है, इसलिए सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट माना गया है। इसके बाद जो इसमें जो जो स्पोर्ट्स हैं वो जब बनते थे तो वहाँ पे एंडोथीसियम की कुछ सेल्स नट सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि जिनका काम स्पोर को नर्स करना है। नर्स मतलब नर्सिंग, मतलब देखभाल करना, भोजन प्रोवाइड करना। और जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो यही इलेटर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इलेटर्स स्पोर डिस्पर्सन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो थैलस के ऊपर अटैच रहती है, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और अगर ये थैलस से डिटैच हो जाए तो ये नया थैलस भी बना देता है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमा कप का कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टिसिपेशन है। ये गैमा कप इस तरीके के छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, और यहाँ पे भी देखिए आप ये देख रहे होंगे ऊपर से कि कुछ छतरी जैसी स्ट्रक्चर्स यहाँ इनके थैलस में होती हैं। ये क्या है, होता क्या है कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो एंथ्रीडियम है और जो आर्किगोनियम है वो एक छोटे से फिलामेंट के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे में घर के ऊपर जैसे टीवी लगी होती है, उसका एंटीना जैसे पहले होता था, इस तरीके से। तो जो एंटीना है वो तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम हो गया, और जो नीचे फिलामेंट लगा हुआ है ये डंडा हो गया। तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम यहाँ पे एक फिलामेंट पे पाए जाते हैं, मतलब एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, और उसी फिलामेंट को हम एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर कहते हैं। मतलब एंथ्रीडियम जिसके ऊपर टिका हुआ है फिलामेंट के ऊपर, उसको एंथ्रीडियोफोर, और आर्किगोनियम जिस फिलामेंट के ऊपर टिका हुआ है उसको आर्किगोनियोफोर कहते हैं। और ये जो है हेपेटिकॉप्सिडा क्लास की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और जब भी आप इस क्लास के मेंबर्स को देखोगे तो इस तरीके से देखो, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ पे दिखेंगी। तो इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया हमने। अब चलते हैं हम हेपेटिकॉप्सिडा। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगली जो क्लास है वो है एंथोसेरोटॉप्सिडा। एक मेंबर है इसका एंथोसेरोस। तो उस एंथोसेरोस मेंबर के बेस पे ही इस क्लास को नाम दे दिया गया है एंथोसेरोटॉप्सिडा। इसको हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। हॉर्नवर्ड्स, देखिए इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसको हॉर्नवर्ड्स क्यों कहते हैं। देखिए जब भी इस क्लास के मेंबर्स को आप देखोगे ना तो आपको उनका जो अपीयरेंस है वो इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, ये जैसे ये बेसमेंट में ये थैलस है, ये जो है
ये जो है इसका थैलस, और इससे ये हॉर्न लाइक मतलब जानवर के जैसे सींग निकले रहते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स निकली रहती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, इसीलिए इनको हॉर्न वर्ड्स कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स क्यों फॉर्म होती हैं ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इनको हॉर्न वर्ड्स क्यों कहते हैं। इस पॉइंट्स को अगर मैं देखूं कि इनको हॉर्न वर्ड्स कह रहे हैं क्योंकि यहाँ हॉर्न लाइक एनिमल्स के जो हॉर्न होते हैं उनके जैसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पाई जा रही हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट का बेसल पार्ट होता है उस बेसमेंट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या है? डिवीजन करना। तो वो बहुत ज़्यादा डिवीजन करती हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा डिवीजन करती हैं तो वो आगे की तरफ सींग जैसी स्ट्रक्चर्स बनाती चली जाती हैं जिस पे स्पोरोफाइट लगा होता है। तो मतलब वो जो है, जो आउटग्रोथ जो बाहर की तरफ दिख रही हैं वो नीचे की तरफ मौजूद मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवीजन से बना है। और वो इतनी ज़्यादा डिवीजन करती हैं कि वो डिवीजन करके सेल नीचे धरती में तो नहीं जाएंगी, वो ऊपर की तरफ आएंगी। जब ऊपर की तरफ आती हैं तो इस तरीके की हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, इसीलिए इनको हॉर्न वर्ड्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इनके अदर फीचर्स अगर देखें तो इनका भी गैमेटोफाइट बॉडी है, थैलस लाइक ही होता है। यहाँ पे लीफ और स्टेम बहुत ज़्यादा वो क्लियर नहीं है, तो इनको भी थैलस लाइक ही बोला गया है। यहाँ राइजॉइड्स जो हैं पाए जाते हैं, और राइजॉइड जो हैं वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच ही हैं, जैसा कि हमने हेपेटिकोप्सिडा में भी ऐसे ही पढ़े थे। स्केल्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ मेंशन किया हुआ है कि स्केल्स यहाँ एब्सेंट होते हैं, जबकि हेपेटिकोप्सिडा में स्केल्स भी पाए जा रहे थे मल्टीसेलुलर। जो स्पोरोफाइट होता है वो यहाँ पे सेमी पैरासाइट होता है। अब देखिए, पहली बात तो ये कि स्पोरोफाइट में यहाँ दो ही पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कैप्सूल और दूसरा पार्ट होता है फुट। इसका मतलब कौन सा पार्ट मिसिंग है? सीटा। तो इसका मतलब एंथोसेरोटॉप्सिडा में सीटा नहीं पाया जाता। पहली चीज़ तो ये क्लियर करें। दूसरी चीज़ कि ये जो स्पोरोफाइट होता है, जब मैं लाइफ साइकिल पढ़ा रहा था तो मैंने ये बोला था कि स्पोरोफाइट अपनी ज़रूरतों के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। तो वो अगर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है तो उसको पैरासाइट कहते हैं, अगर कुछ ही ज़रूरतों के लिए है तो उसको सेमी पैरासाइट कहते हैं। यहाँ पे सेमी पैरासाइट वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब कि इट कैन सिंथेसाइज इट्स फूड। मतलब स्पोरोफाइट जो होता है वो अपना खाना तो बना लेता है, इसका मतलब खाने के लिए वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। और खाना कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस से। लेकिन वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे किन दो ज़रूरतों के लिए? वाटर और हैबिटेट के लिए। पानी, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें वो गैमेटोफाइट से ले रहा है, और वो इस हैबिटेट कहते हैं जगह, वो कहाँ लगा हुआ है? गैमेटोफाइट पे लगा हुआ है, इसीलिए वो वाटर और हैबिटेट के लिए तो वो डिपेंडेंट है, जबकि फूड में वो इंडिपेंडेंट है। इसीलिए यहाँ पे सेमी पैरासाइट वर्ड यूज हुआ है। अब ये पॉइंट्स हम हेपेटिकोप्सिडा में डिस्कस करना मिस कर गए थे, तो वहाँ आप याद रखना, वहाँ वो पैरासाइट है। मतलब जो स्पोरोफाइट है वो हेपेटिकोप्सिडा में कंप्लीट पैरासाइट है। वहाँ ना तो वो खाना बनाता है, ना वो पानी एब्जॉर्ब करता है, और हैबिटेट मतलब अपनी हर ज़रूरतों के लिए वो पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट है। तो हेपेटिकोप्सिडा में पैरासाइट, कंप्लीट पैरासाइट, और यहाँ पे सेमी पैरासाइट। और स्पोरोफाइट जो बॉडी है, यहाँ दो ही पार्ट पाए जाते हैं, कैप्सूल और फुट। ये हॉर्न वर्ड्स क्यों कहते हैं ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो स्पोर बनाएगा, और स्पोर बनाएगा तो वहाँ पे भी दो लेयर बनेंगी, एम्पीथीसियम और एंडोथीसियम। अब देखिए, जो एम्पीथीसियम है वो स्पोरोफाइट वॉल बनाता है, और स्पोरोफाइट वॉल के साथ साथ स्पोर बनाता है। और जो एंडोथीसियम है वो सिर्फ एक ही चीज़ बनाता है, और वो क्या है? इलेटर्स। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो इलेटर्स हैं वो उन सेल से नहीं बन रहे जिन सेल से स्पोर बन रहा है। यहाँ पे एंथोसेरोटॉप्सिडा में जो स्पोर हैं वो बनते हैं एम्पीथीसियम से, और इलेटर्स किससे बनते हैं? एंडोथीसियम से। तो चूंकि दोनों का निर्माण अलग अलग सेल से हो रहा है, इसीलिए ऐसे इलेटर्स को हम फॉल्स इलेटर्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पे एम्पीथीसियम एंडोथीसियम का अलग कॉन्ट्रीब्यूशन था, यहाँ मतलब वहाँ अलग था, यहाँ अलग है। तो किस तरीके से ये डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना, और अक्सर ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इस ग्रुप के अगर मेंबर्स को देखें तो एंथोसेरोस मोस्ट फेमस मेंबर जो एंथोसेरोस है वो एंथोसेरोटॉप्सिडा में है। नोटोथाइलस, डेंड्रोसेरोस, ये कुछ और मेंबर्स हैं।
तो स्पेशल पॉइंट्स में हम एंथोसरॉस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि एंथोसरॉस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो एंथोसरॉस है इसमें कुछ एल्गी से मैच करती हुई प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, इसीलिए एंथोसरॉस से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो एंथोसरॉस जो है तो ब्रायोफाइट्स, क्योंकि इसके मैक्सिमम कैरेक्टर ब्रायोफाइट से मिल रहे हैं, लेकिन एडिशनली ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाता है जो कि एल्गी से मैचिंग शो करते हैं। अब वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं? देखिए, पहला कैरेक्टर थे कि एंथोसरॉस के अंदर जो आर्किगोनिया है उसमें कोई जैकेट नहीं पाई जाती, और ये थैलोफाइट्स का कैरेक्टर है। थैलोफाइट्स मतलब मेनली एल्गी का कैरेक्टर है, और यहाँ पे एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इस तरीके का कैरेक्टर हमने एल्गी में पढ़ा है कि एक ही सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना है। ठीक है। दूसरा, पायरेनॉइड एक स्ट्रक्चर हमने एल्गी में पढ़ी थी। तो पायरेनॉइड क्या होता है कि प्रोटीन और स्टार्च का इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें अंदर की तरफ प्रोटीन होती है और बाहर की तरफ स्टार्च उसको कवर करके रखता है। तो ये स्ट्रक्चर्स यूजुअली ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं, और यहाँ पे भी हमने पायरेनॉइड के प्रेजेंस को रिपोर्ट किया है। तो ऑल दीज कैरेक्टर्स जो हैं वो एंथोसरॉस के वो एल्गी वाले हैं। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कहाँ से डेवलप हुए हैं? एल्गी से डेवलप हुए हैं। इसीलिए जो एंथोसरॉस है इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, सिंथेटिक आर्किगोनिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंथेटिक आर्किगोनिएट किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होगा एंथोसरॉस। क्यों कहते हैं? वो इन 3 कैरेक्टर्स के कारण। ठीक है। तो अब हम अगली क्लास पे चलते हैं। अगली जो क्लास है वो है ब्रायोप्सिडा, और इस ब्रायोप्सिडा को हम मॉस भी कहते हैं। जैसे एंथोसरॉप्सिडा को हमने हॉर्न वर्ट बोला था, वैसे ही ब्रायोप्सिडा जो है उसको हम मॉस कहते हैं। तो ये जो ब्रायोप्सिडा है ये मोस्ट डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स में सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है इनको। उसके कुछ कारण भी हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ होता क्या है कि जो गैमेटोफाइट बॉडी है वो रूट और जो गैमेटोफाइट बॉडी है वो लीफ और स्टेम में डिवाइड होने लग गई है। मतलब प्रॉपर तरीके से अभी भी डेवलप्ड स्टेम और लीफ नहीं पाए गए हैं, लेकिन फिर भी पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही है। यहाँ पे लीफ जैसा क्लियर अपीयरेंस धीरे धीरे अब आपको महसूस होने लगा है। हालांकि बहुत सारी जो बुक्स हैं वो लीफ और स्टेम लिख देती हैं कि यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो लीफ और स्टेम में क्लियर डिफरेंशिएट हो रही है। बहुत सारी जो बुक्स हैं वो लीफ लाइक और स्टेम लाइक वर्ड यूज करते हैं। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। मतलब धीरे धीरे पहले की तुलना में पहले जैसे कन्फ्यूजन नहीं रहा है, अब आपको क्लियर डिफरेंशिएशन मिलना शुरू हो गया है कि हाँ ये स्ट्रक्चर लीफ है और ये स्टेम है। इसलिए वो लीफ लाइक, स्टेम लाइक या लीफ या स्टेम जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करें आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये ब्रायोफाइट्स, चूँकि यहाँ पे स्टेम का डिफरेंशिएशन होना शुरू हो गया तो ये लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट्स हैं। अब ये लंबाई में बढ़ने शुरू हो गए हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, आपने अभी तक जितने भी प्लांट्स पढ़े हैं, चाहे वो एल्गी हो, थैलोफाइट्स हो, और ब्रायोफाइट्स में जो भी ब्रायोफाइट्स आप पढ़ के आए हो, उसमें क्लियर लीफ या लीफ लाइक इस तरह मतलब क्लियर लीफ आपने नहीं देखी है। यहाँ पे लीफ बनने लग गई है। तो ये पहली ऐसी क्लास है जो गैमेटोफाइट की जहाँ पे लीफ पाई गई है, इसीलिए लीफी गैमेटोफाइट, ये लीफी गैमेटोफाइट भी कहलाते हैं, राइट। और लीफ वाला जो पार्ट है वो यही एक अकेले ऐसे गैमेटोफाइट्स हैं जहाँ क्लियर लीफ पाई गई है, और ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्योंकि आगे जब हम टाइडोफाइट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पोरोफाइट आ जाती है, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड हो जाती है, और स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड में तो लीफ पाई जाती हैं। आज की डेट में आप अपने चारों तरफ जो भी प्लांट देख रहे हो वो डिप्लॉयड हैं, और डिप्लॉयड हैं तो इसका मतलब स्पोरोफाइट हैं, और स्पोरोफाइट हैं इसका मतलब स्पोरोफाइट में तो लीफ होती है। कहाँ नहीं होती थी? गैमेटोफाइट में नहीं होती थी, लेकिन ब्रायोप्सिडा जो हैं इनमें लीफ पाई गई, इसीलिए इनको लीफी गैमेटोफाइट भी कहते हैं। स्पोरोफाइट जो बॉडी है यहाँ भी सेमी पैरासाइट है, सेम खाना खुद बनाएंगे, लेकिन पानी और हैबिटेट के लिए वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहेंगे। जो स्पोरोफाइट बॉडी है यहाँ भी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कैप्सूल, फुट और सीटा। जो स्पोरोफाइट है उसमें जो एम्पीथीसियम है वो स्पोरोफाइट वॉल बनाती है, और एंडोथीसियम है वो स्पोर बनाती है। देखो यहाँ फिर से हिपेटिक ऑप्सिटा जैसा ही पैटर्न हो गया है।
और नर्व सेल और इलेटर्स यहाँ पे नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखना कि नर्व सेल और इलेटर्स जो है वो ये नहीं पाए जाते। अगला जो पॉइंट है कि जो गैमेटोफाइट हैं, इस क्लास की गैमेटोफाइट को मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट माना गया है। क्यों माना गया है? वो इस कारण कि यूजुअली गैमेटोफाइट बॉडी थैलस होती हैं। अभी तक आपने जितने भी थैलस गैमेटोफाइट पढ़े वो सब थैलस जैसे थे। यहाँ पे क्लियर लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स बनने लग गई, मतलब लीफ यहाँ बन गई है, तो इसीलिए मोस्ट डेवलप्ड यहाँ पे गैमेटोफाइट्स उनको कंसीडर किया जाता है। जो सीटा पार्ट है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है और इसीलिए सीटा पार्ट के ज़्यादा डेवलप होने के कारण स्पोरोफाइट सस्पेंडेड रहता है, बाहर की तरफ लटका रहता है। ये इस ग्रुप की खास बात है। एम्पीथीसियम जो है, जो स्पोरोफाइट जब बनेगा तो उधर दो लेयर बनती हैं, एम्पीथीसियम और एंडोथीसियम, ये हम डिस्कस किए हैं। तो एम्पीथीसियम यहाँ पे स्पोरोफाइट वॉल बनाएगी और एंडोथीसियम यहाँ पे स्पोर बनाएगी। नर्व सेल और रिलेटर्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपको मॉसेज का ध्यान रखना है। इस ग्रुप में अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें फ्यूनेरिया, जिसको रोप मॉस भी कहते हैं या कॉर्ड मॉस भी कहते हैं, एंड्रिया, ग्रेनाइट मॉस, ये नाम याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूनेरिया, स्फेगनम और पॉलीट्राइकम। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। एंड्रिया ग्रेनाइट मॉस कहलाता है, पॉलीट्राइकम हेयर कैप मॉस, फ्रंटनेलिस ब्रुक मॉस, डाउसोनिया भी इंपॉर्टेंट है, डाउसोनिया ऑस्ट्रेलियन मॉस, और ये लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट्स हैं। बक्स होमिया जो है वो स्पोरोफाइटिक मॉस कहलाता है। और स्फेगनम, इसके बहुत सारे नाम हैं, और स्फेगनम जो है ख़ास तौर से स्फेगनम, फ्यूनेरिया और डाउसोनिया, ये तीन बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आपको इनके नाम ध्यान रखना है। मॉसेज के बाद अगर हम मॉस का एक पर्टिकुलर मेंबर्स को देखें, तो फ्यूनेरिया जैसे ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, तो इसमें देखिए ये जो है फ्यूनेरिया की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये तो गैमेटोफाइट पार्ट है, और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, और इस गैमेटोफाइट पे ही क्या लगा हुआ है ऊपर की तरफ? स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट है ये कैसी स्ट्रक्चर्स होती है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती है। और ये गैमेटोफाइट में तीन पार्ट्स पाए जाएंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। ऑपरकुलम, कैप्सूल, ये सारा पार्ट, एनुलस, पेरिस्टोम, ये सारा पार्ट मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। ये एक सिंगल कैप्सूल को यहाँ दिखाया गया है, और इसको अगर मैं यूँ इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन काटूँ, फ्रंट व्यूज, और काट के सामने से देखूँ तो वो मुझे इस तरीके से दिखेगा। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस उसमें जब हमने स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी तो वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ तक हमारा ब्रायोफाइट्स का जो डिस्कशन था वो ख़त्म होता है। लेकिन अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो थैलोफाइट्स हैं और ब्रायोफाइट्स हैं वो किन किन चीज़ों में डिफ़र हैं, फिर उनमें डिफरेंस क्या है। तो थैलोफाइट्स के बारे में मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था आपसे, लास्ट लेक्चर्स में। तो देखिए इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं। हर जैसे अगर थैलोफाइट्स के स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो उनकी बॉडी जो है वो थैलस होती है, जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, लेकिन थैलस लाइक है। मतलब थैलस लाइक मतलब कि वो देखने पे थैलस जैसी है, लेकिन वो प्योरली थैलस नहीं है। वहाँ स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लग गई हैं, और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी वहाँ ग्रो होने लगी हैं। तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है वो थैलस लाइक होती है, जबकि थैलोफाइट्स की बॉडी थैलस ही होती है। यहाँ पे फिर अगर राइजोइड्स की प्रेजेंस देखें तो यहाँ यूजुअली राइजोइड्स नहीं पाए जाते, जबकि यहाँ राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइट्स में भी किस ग्रुप में कैसे राइजोइड्स होते हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे हेपेटिकॉप्सिडा में यूनिसेलुलर थे, एंथोसेरोटॉप्सिडा में भी यूनिसेलुलर थे राइजोइड्स, लेकिन जो मॉस हैं वहाँ पे मल्टी सेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। उसके बाद थैलोफाइट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर ही लिए थे कि जिसमें इनिशियली कौन कौन शामिल किया गया था। लेकिन आज की डेट में अगर हम थैलोफाइट्स देखते हैं तो थैलोफाइट्स का मतलब हम यूजुअली एल्गी से ही समझते हैं। ब्रायोफाइट्स जो हैं उसमें तीन टाइप के वो हैं, लीवरवर्ट्स, मॉस और हॉर्नवर्ट्स। ये चीज़ें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम और डिफरेंस देखते हैं। जायगोट, थैलोफाइट्स में जायगोट जो है बनता है और वो यूनिसेलुलर होता है, जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं वहाँ पे जायगोट आगे डिवीजन करता है। देखिए थैलोफाइट्स में जो जायगोट था वो आगे मियोसिस में एंटर कर रहा था, तो इसलिए वहाँ जायगोटिक मियोसिस कहलाया। जबकि यहाँ पे जो जायगोट है, डिफरेंस ये है कि ये मियोसिस में नहीं जा रहा है, ये किस में जा रहा है,
ये माइटोसिस में जा रहा है, और माइटोसिस में जाने के कारण ये आगे एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ का डिफरेंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर के थ्रू हो रहा था थैलोफाइट्स में। यहाँ पे जो है लीवर बर्ड्स में जैसे गैमा कप देखा, यहाँ स्पोर हमने उतना नहीं पढ़ा है। यहाँ यूजुअली कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, होता है ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे गैमा कप है तो उनके थ्रू होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर देखा जाए तो जो थैलोफाइट्स हैं वहाँ पे जो गैमेटेंजियम थी, चाहे वो एंथ्रीडियम हो चाहे आर्किगोनियम, वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनमें कोई जैकेट नहीं पाया जाता, ये उनकी खास प्रॉपर्टी थी। जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं यहाँ पे जो गैमेटेंजियम है, जो सेक्स ऑर्गन है, वो मल्टीसेलुलर है और उनमें जैकेट पाया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस देखे हमने थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में। टोटल हमारे कंप्लीट डिस्कशन में हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ साइकिल फॉलो हो रही है, कितने तरीके के ब्रायोफाइट्स क्लासीफाई किए गए हैं 3 क्लास में, और फिर थैलोफाइट्स से ब्रायोफाइट्स किस तरीके से किन किन पॉइंट्स में डिफ़र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको ब्रायोफाइट्स के रिगार्ड्स में आपके डाउट्स को दूर करेगा और आपको जो है एक नया डायमेंशन देगा ब्रायोफाइट्स को समझने में। आपको अगर फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इस मेल पर लिख सकते हैं। थैंक